मुफ्त मुफ्त और मुफ्त। आज जब चुनावों की बात आती है या कहीं पर चुनावों के वादे सुने जाते हैं तो ये मुफ्त की बात जरूर सुनी जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस पर चिंता जताता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये घूस देने जैसा है, इस पर कानून होना चाहिए। आरबीआई इस पर चिंता जताती है कि राज्य इस तरह से कर्जे लेते रहेंगे तो एक दिन स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी। लेकिन क्या राज्य इसको लेकर चिंतित हैं या गंभीर हैं या सिर्फ जनता को लुभाने के वादे किए जा रहे हैं? और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो से गेस्ट हैं सीएल यादव जी, कांग्रेस नेता हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है। आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं, तो चंद्र मेहता जी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले सीएल यादव जी आपका ही रुख करते हैं। ये जो मुफ्त की रेवड़ियों की बात होती है, राहत या आफत? सवाल बीजेपी से होना चाहिए था, कुछ सवाल पूछा सर वहां भी बात करेंगे जी। कौन जिम्मेदार है देश का कर्ज 3 गुना बढ़ गया? कौन जिम्मेदार है देश पर विदेशी कर्ज 43 लाख करोड़ को पहुंच गया? कौन जिम्मेदार है कि राज्यों को उसका करों का में हिस्सा नहीं मिल रहा? कौन जिम्मेदार है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का जहाँ 90% पैसा सेंटर द्वारा दिया जा रहा था वो 45% पे आ गया? कौन जिम्मेदार है महंगाई रातों रात 3 गुना तक बढ़ गई? तो इनके सवाल आप केंद्र सरकार से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। राज्यों को दोष देने के बजाय केंद्र से पूछना पड़ेगा। कौन जिम्मेदार है कि पेट्रोल के ऊपर करोड़ों रुपए वसूले जाते हैं लेकिन राज्यों को उसका हिस्सा नहीं दिया जाता? 1 रुपये 80 पैसे पेट्रोल के ऊपर सेंट्रल टैक्स में पैसा मिलता है, वो भी कितना 41%। डीजल के ऊपर 1 रुपये 80 पैसे मिलता है, पेट्रोल के ऊपर 1 रुपये 40 पैसे में से हिस्सा मिलता है। तो राज्य क्या करेंगे? पब्लिक उसके सामाजिक सरोकार नहीं है राज्यों के, लेकिन केंद्र सरकार ने लूटना चालू कर रखा है। यदि पेट्रोल और डीजल के थ्रू जनता को लूट रहे हैं, कर्ज का भार जनता पे डाल रहे हैं, 3 गुना 8 साल में कर्जा। शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, उस गुजरात मॉडल को। गुजरात तरस रहा है विकास के लिए। वहाँ पे सीएजी, वहाँ पे मैडम सुनिए, वहाँ पे सीएजी का कमेंट है कि गुजरात कर्ज में डूब रहा है और हम गुजरात मॉडल को देश को फैला करके देश को कर्ज में डूबे जा रहा है। सवाल पूछा जाना चाहिए मोदी सरकार से, सवाल पूछा जाना चाहिए केंद्र सरकार से, लेकिन स्टूडियो में बैठे हुए एंकर सवाल पूछे राज्य सरकारों से। सर राज्य सरकार विपक्ष से ज्यादा जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 5 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं और उसमें राजस्थान का नाम भी है, पंजाब का नाम भी है, बिहार का नाम है, केरला का नाम है। और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि राज्यों से पूछा जाए, और इसलिए भी पूछा जाए क्योंकि आरबीआई ये कहती है कि अगर इस तरह से राज्य कर्ज लेते रहे, बैलेंस नहीं बनाते हैं तो राज्यों के लिए केंद्र सरकार से नहीं पूछोगे 8 साल में 3 गुना कर्ज हो गया, उसके लिए नहीं पूछोगे। केंद्र सरकार से नहीं पूछोगे 43 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज हो गया, उससे नहीं पूछोगे। सिर्फ राज्य सरकारों से पूछोगे जिनकी मजबूरी है सामाजिक सरोकार पूरा करना। सोशल वेलफेयर स्कीम्स राज्य सरकारों के जिम्मे, डेवलपमेंट राज्य सरकारों के जिम्मे। केंद्र सरकार क्या रेवड़ी बांटने के लिए बनाई गई है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है हेल्थ, एजुकेशन सब में कंट्रीब्यूट करना। चलिए आशीष जी आप बता दीजिए, केंद्र की बात कर रहे हैं और रेवड़ियों की बात कर रहे हैं। मैं जवाब देता हूं। मैंने बहुत धैर्यपूर्वक यादव जी की बात को सुना है और वो एक बहुत अच्छी डिबेट आपने रखी है जिसको वो एक राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेधा जी, जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर पंजाब देश में नंबर 1 राज्य है कर्ज के मामले में, जिसने अपने जीडीपी का लगभग 48% कर्ज ले रखा है, और राजस्थान ने 39.8% ले रखा है। राजस्थान दूसरे नंबर पर है। और ये भी गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, गुजरात उन टॉप शीर्ष 5 राज्यों में नहीं आता, ये एक फैक्ट है। और मेधा जी आप अरे सुनिए यादव जी मैं इस तरह से डिबेट नहीं करता हूँ, आप शांति से सुनिए, मैंने धैर्यपूर्वक आपकी बात सुनी थी ना। अरे सुनिए तो आप सुनिए मेरी बात, चिल्लाए मत। हाँ सुनिए, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है। देखिए मेधा जी, अभी गुजरात के चुनाव संपन्न हुए हैं कल ही, और कांग्रेस ने वहाँ पे बहुत सारे वादे किए थे, जिसमें से एक बहुत सारी रेवड़ियाँ बांटने का काम जो इन्होंने किया था। इन्होंने कहा था कि हम कोरोना में जिनकी डेथ हुई है उन सभी को हम 4 लाख रुपए वहाँ पे देंगे। गैस का सिलेंडर हम 500 रुपये में देंगे। 300 यूनिट हम बिजली की फ्री करेंगे। आप मुझे बताइए मेधा जी, राजस्थान में इनकी सरकार चल रही है, यहाँ पे राजस्थान गुजरात लगता हुआ राज्य है, वो तो गुजरात की जनता बहुत समझदार है जो उनके झांसे में नहीं आ रही है। और आप देखिए कि बीजेपी वहाँ पे लगातार 7वीं बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। आप 500 रुपये का सिलेंडर का वादा करते हैं कहाँ पे? गुजरात में। राजस्थान की जनता को तो देते नहीं हैं आप वादा करते हैं कि हम कोरोना में 4 लाख रुपए देंगे जिनका निधन हुआ। राजस्थान में आपने 1 रुपया नहीं दिया है।
आप देखिए कांग्रेस ऐसे वादे करती है जो कि ये पूरा कर नहीं सकते, कोई इनकी रेवड़ियों के झांसे में आ नहीं रहा है। देखिए जनता बहुत समझदार है और जनता को बहुत अच्छे से पता है कि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित हाथों में है। अगर हम बात करें मेधा जी, तो आपको पता होगा अभी भारत जो है टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया है ब्रिटेन को पछाड़ करके। देश बहुत सुदृढ़ स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस को क्या हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देखने पड़ेंगे। और जो आपने डिबेट रखी है ना, बिल्कुल ये बहुत अच्छी डिबेट है और मैं एक बात का समर्थन करता हूँ कि कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों को, इंक्लूडिंग बीजेपी में, क्योंकि आपने डिबेट रखी है तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है, सभी राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्रों में ऐसे ही वादे करने चाहिए जिसको कि सरकारें पूरा कर सकें और जिससे कर्ज का भार बहुत ज़्यादा ना हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इसमें लगी हुई है, वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है, क्योंकि हमको बहुत लंबे समय तक देश पे शासन करना है। ऐसा नहीं है अशोक गहलोत जी की तरह कि आप वादे कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि भाई आपको अगली बार आना है या नहीं आना है। सर आशीष जी तो कह रहे हैं जिम्मेदारी हम तो निभा रहे हैं अपनी, और हर किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस तरह के मुफ्त के वादे ना करें। मैं आशीष जी से पूछना चाहूँगा, 20 साल में गुजरात का कर्ज 10,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ को पार कर गया, कौन जिम्मेदार है? देश का कर्ज जीडीपी का 89% पहुंच गया, कौन जिम्मेदार है? सवाल जवाब है आशीष जी के पास। 10 लाख करोड़ का पूंजीपतियों का लोन माफ किया, क्या जवाब है? 4 लाख करोड़ के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के में प्रावधान है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, मोदी जी भाग रहे झोली उठा करके, क्या जवाब है उसका? क्या डिजास्टर मैनेजमेंट की इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती केंद्र सरकार की राज्यों को सहायता करे? लेकिन कोई जवाब नहीं है। 10 लाख करोड़ का पूंजीपतियों का जो लोन माफ किया उसके लिए कोई जवाब नहीं देंगे ये। लेकिन गरीब को यदि 500 रुपये में सिलेंडर देने की यदि वादा किया जाता है, उसको पेंशन दी जाती है, उसको राहत दी जाती है, उसके लिए भाजपा के पेट में दर्द होता है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। जी चंद्र मेहता जी, क्योंकि आप अर्थशास्त्री है, केंद्र आरोप लगाता है राज्य पर, राज्य कहता है कि केंद्र जो है हमारी सहायता भी नहीं कर रहा है और केंद्र अलग ही कर्ज में जा रहा है, एक दूसरे पे आरोप सब लगाते हैं। लेकिन अब अगर आपकी नजर से देखें तो किस तरह से ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, जो जनता पे ही आखिर में भार आएगा, इससे कैसे निजात पाई जा सकती है और क्यों ये मुफ्त की रेवड़ियां जो हैं बट रही हैं? निश्चित तौर पे कर्ज जो है वो सभी राजनीतिक दलों के कर्मों से जुड़ा हुआ है। जी भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने एक कानून बना रखा है कि हर साल आपको कर्ज जीडीपी के अनुपात में कम करना है, और पिछले 3 साल पहले तक ये चीज़ ठीक ढंग से चल भी रही थी। राजस्थान में भी ठीक ढंग से चल रही थी। राजस्थान में जो बजट आता है उसमें जीडीपी का 3% के आसपास कर्ज का प्रावधान बजट में भी किया गया, और केंद्र सरकार को भी 3% के यूपर आना पड़ा। मगर कोविड के कारण जो सरकार के द्वारा आम जनता के लिए राहत काम किया गया, या यूँ कह दीजिए कि अनाज वितरण किया गया, तो उस संबंध में केंद्र सरकार का जो कर्ज है वो जीडीपी का 7-8% के आसपास पहुंच गया, और इस साल भी वो 6% के आसपास रहने की संभावना है। मगर रिजर्व बैंक ने उसकी अनुमति दी है, और उस अनुमति के आधार के ऊपर ही वो लोग अपना कर्जा नियंत्रित भी रख रहे हैं। और यही चीज़ राजस्थान के बारे में भी कही जा सकती है कि राजस्थान में देखा जाए तो पिछले 5 सालों के अंदर कर्जे को नियंत्रित करने का काम किया गया है। अब मुफ्त की रेवड़ियां आमतौर पे चुनाव के दौरान घोषित की जाती है, बजट में घोषित नहीं की जाती है। बजट में लेकिन चंद्र मेहता जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कर्ज को नियंत्रित करने का जो है वो काम किया गया है, तो मैं बता दूं 2018 में 3,11,373 करोड़ का कर्ज था राजस्थान में, और जीएसडीपी का 33.03% कर्ज था, और अब ये 42.72% हो गया। मैं निश्चित तौर पे मानता हूं कि पिछले, इसके लिए कोई एक पार्टी दोषी नहीं है, इसके लिए सभी पार्टियां दोषी हैं। अपने अपने समय के अंदर इन लोगों ने कर्ज लेने का काम किया, और रिजर्व बैंक एक कानून भी लेके आया कि भाई आप इस कर्ज को जीडीपी के अनुपात में नियंत्रित रखिए। उसके बावजूद भी अगर हर साल राजस्थान सरकार का 40-50 हज़ार करोड़ के आसपास में कर्ज बढ़ता है, क्योंकि लोन लेना पड़ता है। राजस्थान सरकार की राजस्व आय जो है
वो 2,14,000 करोड़ है, और राजस्थान सरकार का राजस्व खर्च जो है वो 2,40,000 करोड़ से ऊपर है, और कुल खर्च 3,17,000 करोड़ के आसपास है। तो 1 लाख करोड़ रुपया जुटाने के लिए आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा कहीं न कहीं से। अब ये सवाल है कि कैसे संसाधन जुटाए जाए। केंद्र सरकार मान लीजिए अपनी संपत्तियों को बेच करके भी कर्जे को कम करने का प्रयास कर रही है। इस साल उन्होंने विनिवेश से 1,60,000 करोड़ की आमदनी का लक्ष्य रखा था, और वो लक्ष्य 40,000 करोड़ का ही पूरा कर पाए। राज्य सरकारों के पास में ऐसे संसाधन नहीं है जिससे वो बेच करके अपने कर्जे को समायोजित कर सकें। तो कानून के आधार के ऊपर सभी पार्टियों को उन नियमों से बंधा रहना चाहिए जो रिजर्व बैंक बनाता है, और रिजर्व बैंक को उसके ऊपर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी चाहिए। पिछले 3 सालों में कर्जा निश्चित तौर पे राजस्थान में भी बढ़ा है और अन्य राज्यों में भी बढ़ा है, तो वो रिजर्व बैंक की एक छूट दिए जाने के कारण बढ़ा है। आपने सही कहा कि हर राज्य पर पड़ा है, हालांकि कर्ज तो हर राज्य लेता है, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा लेते हैं और सिर्फ इसलिए कि जनता को आप लुभाएं और कहें कि आपको पेट्रोल के गैस सिलेंडर जो है वो फ्री होगा, बिजली फ्री होगी, पानी फ्री होगी, आपका कर्ज माफ हो जाएगा सारा। तो इस तरह से तो भार किस पर आ रहा है? अगर सरकार कहती है ये हमारे ऊपर आ रहा है, लेकिन आखिर में जाएगा कहां? जो मीडियम क्लास होगी उसके ऊपर ही भार जाएगा, और आखिर में चीजें उस पर बढ़ती चली जाएंगी। आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह से ये रेवड़ियां बांटी जा रही हैं उस पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह की घूस है और इसके लिए कानून बना सकती है केंद्र सरकार। लेकिन उसके ऊपर जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तब कहा चुनाव आयोग देखे, चुनाव आयोग ने कहा केंद्र सरकार देखे। तो केंद्र इस पर क्या कर रही है? देखिए मेधा जी, निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि हमको देश को उस स्थिति में आने से बचना है जो श्रीलंका की हुई है। हम सब ने वो स्थितियां देखी श्रीलंका की। अगर हम नेबरिंग कंट्री की बात करें तो उनकी स्थितियां बहुत ख़राब है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत अच्छा है, और मैं चंद्रमोहन जी ने जो अपने तर्क रखे हैं वो भी बहुत अच्छे रखे हैं। बीच में यादव जी ने गुजरात का जिक्र किया था 4 लाख करोड़ का। अभी आपने ये तो बताया कि 42% हो गया, लेकिन आपने इसकी वैल्यू नहीं बताई। मेरे हिसाब से जानकारी में अगर हम देखेंगे तो 5.25 लाख करोड़ कर्ज होगा राजस्थान के ऊपर। तो देखिए कि निश्चित रूप से सरकारों को, राजनीतिक दलों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम चुनाव में वही वादे करें जो हमारी कैपेसिटी में, जिनको हम पूरा कर सकते हैं। चाहे हम मंथली पेंशन की बात कर लें, चाहे हम फ्री खाद्यान्न की बात कर लें, चाहे गैस सिलेंडर सब्सिडी की बात कर लें, चाहे बिजली फ्री की बात कर लें। और कई बार क्या होता है कि जब आपको पता होता है ना कि आपको सरकारों में आना ही नहीं है, तो आप उलझुल वादे भी कर देते हैं। जैसे अभी गुजरात में इन्होंने किया, इनको पता है भी सरकार में तो आना नहीं है, तो वादे कर दो, क्या पता उससे हमारा जो वोट परसेंटेज थोड़ा बहुत बढ़ जाए। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है। वादे तो सर बीजेपी की तरफ से भी किए जाते हैं। बीजेपी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है कि जो पूरा नहीं किया जा सके। आप देखिए, हमने कभी वादा नहीं किया था कि हम जो संपूर्ण कर्ज माफ कर देंगे। कांग्रेस को बताना चाहिए था कि अगर उन्होंने किसानों से वादा किया कि संपूर्ण कर्ज माफ किया जाएगा तो संपूर्ण कर्जा कितना है, किसका था, संपूर्ण ये भी बता दो आप साथ में। अरे मैं बता रहा हूँ ना, संपूर्ण कर्जा, बिजली के भी बिल में संपूर्ण कर्जा, मेरा जी संपूर्ण कर्जा जो था, अगर संपूर्ण कर्जा माफ किया जाता तो राजस्थान को आप देखिए कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का और कर्जा हो जाता अगर संपूर्ण कर्जा माफ करते तो। और आप केंद्र पे बोल रहे कि साहब केंद्र सरकार क्यों करेगी? भाई वादा आपने किया है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल आशीष जी, जैसा आप कह रहे हैं कि आपको वादा इस तरह का नहीं करना चाहिए। सीएल यादव जी, ये भी राज्य सरकार कहते हैं कि पहले तो केंद्र हमारी सहायता कर देती थी, लेकिन जो अब अनुपात है योजनाओं में, वो भार जो है वो राज्य सरकार पर डाल दिया जाता है। तो इससे हम तो खाली होते जा रहे हैं, हमारा राजस्व तो खाली होता जा रहा है। जी सीएल यादव जी, ये आशीष जी से पूछे, उनकी सरकार है केंद्र में। जी केंद्र में आशीष जी की सरकार है, आशीष उनसे जी जवाब पूछे। देंगे। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी सहायता, यानी कि राज्य सरकार जो है आपकी, उसकी सहायता केंद्र से नहीं होती है? नहीं मिल रही ना मैडम, नहीं मिल रही ना। आंकड़े सामने, पेट्रोल के ऊपर 32 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी वसूल कर रही थी सरकार, केंद्र सरकार। और राज्य में कितना हिस्सा मिलता था? 1 रुपये 40 पैसे में भी 41% आपके सामने। यूपीए सरकार में कभी ऐसा हुआ है? डीजल के ऊपर 31 रुपये 80 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, इसी मोदी सरकार ने, जिसने 28 लाख करोड़ रुपए जनता से लूटे। और राज्यों को कितना मिलता था? 1 रुपये
80 पैसे में से 41%। ठीक है, यानी कौन आपको- जिम्मेदार है? जल जीवन जी। मिशन केंद्र की स्कीम है, कितना परसेंट दे रही है केंद्र सरकार? 90% के प्रावधान थे यूपीए सरकार में, आज कितना दे रही है? 45%। अच्छा, यानी आपको लगता है कि केंद्र सरकार जो है वो सहायता नहीं करती है जितना राज्य को चाहिए जीएसटी का होती है। कंपेंसेशन पेंडिंग चल रहा है, उसका सेटलमेंट नहीं हो रहा। फिर भी उसके बाद क्यों इस तरह की लोक लुभावन मुफ्त की योजनाएं आती है? चाहे ये मैडम, राजस्थान हम- की बात नहीं, हर राज्य के लिए कह रहे हैं। हम 99% पब्लिक की चिंता करते हैं, ये दो लोगों की चिंता करते हैं। ठीक है, आप जनता इसलिए जनता जी। सोशल स्टेट्स है, सोशल स्टेट्स में जनता के जो भी जिम्मेदारी है उसको निर्वहन करना राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन केंद्र सरकार को सिर्फ दो लोगों की चिंता है, आम जनता की चिंता नहीं है। सिर्फ चुनाव में जाते हैं, लंबे लंबे आंसू बहाते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे को अपशब्द बोले, कभी गाली बोले, तो ये इनसे देश नहीं चलने वाला। देश मुद्दों से चलेगा। कर्ज में डुबो दिया, 3 गुना कर्ज हो गया, कौन जिम्मेदार है? ये कहते थे ऑयल बॉन्ड इश्यू किसने किए थे? आज तक बीजेपी के पास जवाब नहीं है। ये स्टूडियो में आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब ऑयल बॉन्ड। वाजपेयी जी ने 31 मार्च 2002 को पहली बार ऑयल बॉन्ड इश्यू किए थे। जब यूपीए सरकार आई 2009 में, उसने बंद कर दिए। $150 पे क्रूड चला गया था, लेकिन कभी उन्होंने है ना जो 100 रुपये 125 रुपये पेट्रोल और डीजल नहीं पूछा। इस मोदी सरकार ने जनता को लूटने के लिए 100 के पार पेट्रोल पूछा दिया, 100 के पार डीजल पूछा दिया और टैक्स की लूट मचा रखी है। चंद्र मेहता आपके जी, सामने जी, आंकड़े। चंद्र मेहता जी क्या कह रहे थे? कर्जे के लिए दोनों सरकारें और सभी पार्टियां जिम्मेवार हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल में, अभी इस कार्यकाल में जितना भी कर राजस्व आता है उसका 42% राज्यों को देने का निर्णय लिया है। इससे पहले जो भी सरकारें थी, वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, वो 32% देती थी। तो राज्यों के हिस्से को पहली बार इस देश के अंदर इस सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। और उसके बावजूद वो इसका एक परिणाम भी यही है कि केंद्र के पास में जो राजस्व आता है उसका एक बड़ा हिस्सा अब राज्यों के पास आने लगा है। और राज्य निश्चित तौर पर अपना मैनेजमेंट जो है वो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के आधार पे ही करते हैं। ये पिछले 3 सालों के निश्चित ऐसा वातावरण बना है कि कोविड के कारण राजस्व समाप्त हुआ है, कम हुआ है, इंडस्ट्री के ऊपर भी रोक लगी है, उत्पादन घटा है, राजस्व भी घटा है, तो सबको कर्ज ज़्यादा लेना पड़ा है। इसी हालात के अंदर केंद्र सरकार का कर्जा भी बढ़ा है। कर्ज लेना पड़ा, लेकिन जब लोक लुभावन जो ऐसे वादे किए जाते हैं जिन्हें ना तो पूरा किया जा सकता है और कर्ज बढ़ता जाए, वो दिक्कत होती है। मैडम, ये है कि आम तौर पर कोई सरकार बजट के अंदर ऐसी अनर्गल घोषणाएं नहीं करती है। बस यही मैं दूसरी बात कहता हूं, ये जो घोषणाएं आजकल होती हैं ये चुनाव के दौरान होती है, और चुनाव के दौरान जो घोषणाएं की जाती है उस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए कि जो घोषणा पत्र जारी किया जाता है किसी पार्टी के द्वारा, उसकी व्यवहारिकता के ऊपर सवाल खड़े करके उनसे सवाल करे। क्योंकि ऐसी घोषणाएं नहीं चलने वाली है कि एक महिला को 3,000 रुपये की पेंशन दे दी जाएगी या 500 रुपये ये सब्सिडी दे दी जाएगी, 1,000 रुपये उसको दे दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाएगा। सवाल ये है कि आप रोजगार सृजन के लिए क्या कर रहे हैं, ये आप बजट अपने चुनाव घोषणा पत्र में लाइए पहले। सीएल यादव जी, यही सवाल है कि जो सरकारें होती हैं ये बजट में कह तो देती है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इतनी जो मुफ्त की सेवाएं हैं वो देंगे, लेकिन कहां से आप देंगे? दूसरा, ये जब कर्ज आता है, ये पता चलता है कि इतना ज्यादा कर्ज राज्य के ऊपर हो गया है, तो ये क्यों नहीं बताया जाता है कि इतना कर्ज के अलावा जो है वो बजट से जाएगा? मैडम, पहले तो मेहता साहब ने कहा कि पहली बार 41% हुआ है। पहले जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स होती थी उसके हिसाब से सेंट्रल टैक्स में स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूशन होता था और 45% होता था। फिर एनडीए सरकार ने आकर के इसको 42% किया। धारा 370 में अमेंडमेंट के बाद में उसको 41% किया, 1% एक्स्ट्रा कश्मीर को दिया, जे&के को दिया। जो बातें करते थे ना कि हम जे&के का हिस्सा, देश का हिस्सा जे&के में जा रहा है, इन्होंने 1% और एक्स्ट्रा देने की कोशिश की। तो मैं करेक्ट कर दूं। दूसरा, आशीष जी से 32% था, सब 45% था। नहीं, कभी नहीं। मैं आशीष जी से पूछना चाहता हूँ, कोई रिकॉर्ड नहीं है 42%। चुनाव से पहले 2018 में किसानों की कर्ज माफी की बात किसने की थी? चुनाव से पहले किसानों को बिजली बिलों में रिबेट देने की बात किसने की थी? उसके ऊपर पहले बात करें। जिम्मेदारी से कोई आशीष जी दे दीजिए जवाब। जिम्मेदारी से कोई बयान। देखिए मेहता जी, जहाँ तक किसानों की बिजली बिल की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था, अनुदान दिया था,
और आपकी जानकारी में भी होगी सरकार ने 2.5 साल तक उस अनुदान को रोके रखा, और जब बहुत प्रेशर पड़ा तब जाकर कि इन्होंने वापस वो 1000 रुपये प्रति माह इन्होंने चालू किया है। और वो जो स्थिति है वो सारा राजस्थान का किसान आज पीड़ित है, राजस्थान का किसान पीड़ित है। आप देखिए बिजली दे ही नहीं पा रहे हैं आप पूरे राज्य में, आप किसानों सेंटर को बोलो कि वो रेट तो अवेलेबल बिजली नहीं दे पा रहे, ये आपकी स्थिति है। और ये जो अभी चंद्रमोहन जी कह रहे थे ना कि वादे करने उसका व्यवहारिक पक्ष हमको देखना चाहिए। वो 2G के 1,76,000 करोड़ का घोटाला। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मेधा जी, अब होगा न्याय का नारा था, अब होगा न्याय। 6,000 रुपए देंगे हर महीने। अब 6,000 रुपए आप कहाँ से देते बताइए हर महिला को? ये राहुल गांधी जी का 2019 में वादा था, अब होगा न्याय। अरे भाई आपको समझ ही नहीं ना, देश की अर्थव्यवस्था की समझ ही नहीं है आपको। आप उठपटांग बातें कर रहे हैं 60 साल। अरे देश कहाँ से चलाना चला? पिछले 2 चुनाव में जनता ने आपका हाल इसलिए किया है कि आपने देश को गर्त में डाला है। 8 साल में 3 गुना खर्च कर दिया। किसानों को वादा करके गए थे 18,000 करोड़ का लोन माफ करेंगे, 1 रुपए का लोन माफ नहीं करे और चुनाव में हार गए। आप किसानों को वादा करके गए थे बिजली बिल माफ करेंगे, 1 रुपए का नहीं किया। राजस्थान जब कांग्रेस सरकार आई उसने सबसे पहले आपकी जो लोक लुभावनी योजनाएं थी उनको सबसे पहले बंद किया और दोबारा से उसको रिफाइन करके लेके आए। हम देश की बात करते हैं, हर आदमी की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और आप पूंजीपतियों के न्याय की बात करते हो। जवाब दो ना, 10 लाख करोड़ रुपए का पूंजीपतियों का क्यों राइट ऑफ किया गया? जी राजस्थान में इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में 17 बार गौतम भाई किया। ये राजस्थान की सरकार अडानी अंबानी को मुफ्त में जमीन दे रही है, आप जमीन फिर आपकी सरकार क्यों स्वागत कर रही है बताइए ना? क्या आपके मुख्यमंत्री पे कंट्रोल नहीं है क्या आपका? एयरपोर्ट सब अरे आपका अरे एयरपोर्ट किसने दिया था? अरे बॉम्बे का एयरपोर्ट और दिल्ली का एयरपोर्ट किसने दिया बताइए ना? जीवीके और जीवीआर को 2007 में दिया प्रफुल्ल पटेल जब देश के यूनियन मंत्री तब दिया। आप अपनी नॉलेज थोड़ा ठीक कीजिए, आप अपनी नॉलेज ठीक कीजिए, ऐसे कुतर्क मत कीजिए यहाँ बैठ करके। ठीक है, आप इतना कुतर्क मत कीजिए यहाँ बैठ करके। CL यादव जी, एक चीज ये तो आप चाहे दोनों ही मानते होंगे, हर पार्टी चाहे मानती होगी कि अगर हम फ्री की बात ना करें, युवाओं के लिए कुछ करें, महिलाओं के लिए कुछ करें। कोई फ्री नहीं है, सामाजिक सरोकार है राज्य सरकारों के, सामाजिक सरोकार के नाते किए जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करवाइए, पहले कैपिटलिस्ट स्टेट बनाइए, उसके बाद में बात करें फ्री रेवड़ी की। हम सामाजिक सरोकारों की बातें कर रहे हैं, ये फ्री की रेवड़ी करके बोल करके आप गरीबों का मजाक मत बनाए। देश की आम जनता, प्रदेश की आम जनता का मजाक नहीं बनाए। ठीक है, कांग्रेस कह रही है कि सामाजिक सरोकार कर रहे हैं, सामाजिक हक है, उनके हक है। बीजेपी कह रही है कि हम लाभार्थियों को लाभ दे रहे हैं। बीजेपी तो पूंजीपतियों की पार्टी है, इसलिए बीजेपी को तो फायदा उसी में। आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, ये बोल करके फ्री रेवड़ी। सामाजिक सरोकार कर रहे हैं फ्री में, बीजेपी कर रही है लाभार्थियों को लाभ फ्री में। लेकिन क्या आशीष जी, एक फाइनल कमेंट, क्लोजिंग कमेंट आपसे ये चाहेंगे कि क्या युवाओं के लिए काम नहीं होना चाहिए? क्या बेरोजगारों को जो है वो नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? निश्चित रूप से मेधा जी, बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए और राजस्थान सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। अरे सुनिए ना कि आप 4 साल हो गए जब सुनिए ना, आप सुनते नहीं है, बड़े पहली बार डिबेट में आ रहे हैं क्या? सुनी नहीं रहे, बताइए। मैं बोल रहा हूँ, बीच में बोले जा रहे हैं। देखिए मेधा जी, देखिए जब से राजस्थान सरकार जो है यहाँ बनी है तब से राजस्थान बेरोजगारी में नंबर 1 या नंबर 2 चलता है। पूरे भारत का जो बेरोजगारी दर है वो 7.5% है, राजस्थान का 30% है। आए दिन परीक्षा जो है लीक हो रही है, पेपर निरस्त हो रहे हैं। पूरे बेरोजगारों की फौज राजस्थान में आपने खड़ी कर ली है और आए दिन बेरोजगारों आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान में नहीं कर रहे, कभी लखनऊ जाके कर रहे हैं, कभी दिल्ली जाके कर रहे हैं, कभी गुजरात जाके कर रहे हैं। युवाओं को उम्मीद है कि हमारे को रोजगार मिलेगा, बाकी पूरे देश में हताशा है। युवाओं ने उम्मीद छोड़ दी है कि मोदी सरकार से कोई रोजगार मिलेगा। राजस्थान सरकार है जिससे उम्मीद है कि रोजगार मिलेगा। इसलिए ये आंकड़े हैं ना जो 30% और 8% और 1.5%, वो सिर्फ कागजों में है। युवाओं को उम्मीद नहीं बची है गुजरात की सरकार से। अगर आप दुकान पे जो सामान है अगर आप उसको फ्री कर देंगे तो सामान तो आपका बिक जाएगा, फेमस जरूर आप हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो दुकान का जो दिवालिया निकलेगा उससे आप कैसे उभरेंगे? तो इस तरह अगर मुफ्त की रेवड़ियां बटेंगी या फिर मुफ्त जो सामान चीजें दी जाएंगी तो उसके बाद जब राज्य सरकार हो या केंद्र हो अगर कर्ज में चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति ना बने कि आगे श्रीलंका जैसी स्थिति हमारे देश में हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में आने के लिए। तो फिलहाल के लिए हमारे खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।